हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ 8th यूनिट की वीडियो लाने में। काफी बच्चों के एग्जाम हो भी गए होंगे और उसके लिए जिस भी बच्चों के एग्जाम हो गए बेटा, आई एम रियली आस्किंग फॉर एन अपॉलॉजी। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। मैं एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रक थी, हमारी पूरी टीम काफी ज्यादा स्ट्रक थी, इसलिए ये वाली वीडियो अच्छे से हमारे पास हम आपको टाइमली नहीं पहुंचा पाए। लेकिन जिस भी बच्चों के एग्जाम अभी रह गए हैं उन बच्चों के इसलिए ये यूनिट मिल जाने वाली है और आप इस यूनिट को बहुत आराम से देखिएगा। आपने देखे होंगे हमारे जब पेपर एनालिसिस करवाया था हमने, तो कितने सारे क्वेश्चन मेरे करवाए गए MCQ से डायरेक्ट आए थे। जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे उससे कितने सारे क्वेश्चन आए थे। तो बेटा इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आखिरी यूनिट है पेपर 1 की। अब देखो पेपर 2 करवाने का तो टाइम रह नहीं गया है हमारे पास, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। तो पेपर 2 बहुत सारे बच्चों का हो भी गया है, कुछ का होने वाला है, हम इतनी जल्दी कंप्लीट करवा भी नहीं पाएंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले टाइम पे, अगले सेमेस्टर में। अब 6 सेमेस्टर के बच्चे को तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चे अगर आप MSc की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कहीं भी किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम अपना SRBSC क्लासेस आपको आपकी पर्सनल मेंटोरशिप देगा। आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, BSc के बाद क्या करें, इस पे तो बेटा मैंने वीडियो भी बना रखी है। आपको जल्दी ही एक और वीडियो मिलने वाली है जिसमें पर्टिकुलरली मैंने उन बच्चों के बारे में बात करी है जो BSc के बाद ये सोचेंगे कि अब मुझे करना क्या है। आपको बहुत जल्दी ये वीडियो मिलने वाली है बेटा, उस वीडियो को जरूर देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जब सोच लेना कि अब क्या करना है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि जब आप पर्सनली टीचर को बताते हो ना तब आपको ब्लेसिंग्स काफी अच्छे से मिलती है और गाइडेंस की भी जरूरत होती है। तो बेटा जितना प्रॉपरली हमसे हो सकेगा हम आपको उतना ज्यादा गाइड करेंगे, लेकिन गाइडेंस तभी मिलेगी जब आप हमसे शेयर करोगे। तो आप सारे बच्चे हमसे जरूर शेयर करिएगा कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करने जा रहे हैं, और हमसे कनेक्ट जरूर रहिएगा। स्टे कनेक्ट विद SRBSC क्लासेस। चलिए तो इसी मोटिवेशन के साथ और इसी प्यार के साथ शुरू करते हैं अपनी यूनिट नंबर 8, विच इज आवर लास्ट यूनिट ऑफ द पेपर 1। ये है हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमारा 6 सेमेस्टर में फिनिश हो जाएगा सारा काम। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, Which of the following alkaloids is derived from the opium poppy? कौन सा एल्केलॉइड है बेटा जो आपका ओपियम पॉपी से डिराइव किया जाता है? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मॉर्फिन आपका एक एल्केलॉइड है which is extracted from the opium poppy and it is used as a potent analgesic। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा अपने पास मॉर्फिन। अच्छा, एल्केलॉइड का कौन सा नेचर होता है मैम? जितनी भी एल्केलॉइड होते हैं ना वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा आपके पास मॉर्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ो। Which alkaloid is the primary ingredient in cocaine? कोकेन का प्राइमरी इंग्रेडिएंट कौन होता है? सुनना ध्यान से। कोकेन का प्राइमरी इंग्रेडिएंट कोकेन इटसेल्फ होता है, यानी कोकेन का प्राइमरी इंग्रेडिएंट कौन होगा? कोकेन आपका एक एल्केलॉइड होता है which is derived from the leaves of the coca plant। जो कोका प्लांट होता है उसकी लीव्स यानी उसकी पत्तियों से आपको कोकेन मिलता है और ये एक पावरफुल स्टिम्युलेंट के जैसा बिहेव करता है। याद है? तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो करेक्ट आंसर मैम होने वाला है कोकेन इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर D आपके पास बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the source of quinine? क्विनीन का सोर्स इनमें से कौन सा है? बता दो जी। मैम क्विनीन जो है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द चिंचोना ट्री एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम। जो हमारे पास क्विनीन है ना, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है चिंचोना ट्री से, चिंचोना ट्री के ऑयल से, और इसका यूज किया जाता है मैम मलेरिया के ट्रीटमेंट में। किसके ट्रीटमेंट में? मलेरिया के ट्रीटमेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। डन, ऑप्शन C हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए। Which of the following modifications is associated with Hoffman's exhaustic methylation? Hoffman exhaustic methylation लिख देती हूं मैं आपको। Hoffman exhaustic methylation, और साथ ही साथ में आप पढ़ते हो हॉफमैन एग्जॉस्टिक इथाइलेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों से सवाल बनने के चांसेस हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन? क्या एमडेस मॉडिफिकेशन होता है? मिथाइलेशन ऑफ अमीन्स होता है?
हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स होता है या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल होता है? तो जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है मिथाइलेशन ऑफ अमीन्स। यहाँ पे अमीन्स का मिथाइलेशन हो जाता है। कैसे? हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन में मैम जितने भी होते हैं मिथाइलेशन हो जाता है अमीन्स का, जैसे कि इसके नाम में ही लिख रहा है मिथाइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन में मैम जितने भी अमीन्स होते हैं, जितने भी अमाइन ग्रुप्स होते हैं, उन सभी का मिथाइलेशन हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? मिथाइलेशन ऑफ अमीन्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ निकोटीन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये देखो 4 सोर्सेस दे रखे हैं। टोबैको प्लांट, कोका प्लांट तो कोकेन का हो गया, ओपियम पॉपी या चिंचोना ट्री। बता दो जी निकोटीन का कौन सा सोर्स है? निकोटीन का सोर्स क्या है? निकोटीन ये भी एक एल्केलॉइड है। इट इज फाउंड इन टोबैको प्लांट्स। कहां पाया जाता है निकोटीन? मैम निकोटीन पाया जाता है टोबैको प्लांट्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, टोबैको प्लांट्स। याद रखिएगा निकोटीन आपको मिलता है टोबैको प्लांट से। और कमेंट करो कोकेन कहां से मिलता है। आगे आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, व्हाट इज द प्राइमरी मेडिसिनल यूज ऑफ मॉर्फिन? बेटा जो मॉर्फिन होता है उसका प्राइमरी मेडिसिनल यूज क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी मेडिसिनल यूज ऑफ मॉर्फिन? क्या मलेरिया के लिए यूज किया जाता है, पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है, कफ के लिए या फिर एंजाइटी के लिए यूज किया जाता है? ध्यान रखना मॉर्फिन इज प्राइमरीली यूज एज अ पावरफुल एनाल्जेसिक टू रिलीव सेवियर पेन। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो बेटा जब आप पेन किलर्स खाते हो, पेन किलर्स में मॉर्फिन थोड़ी सी मात्रा में ऐड होता है, बहुत ही कुछ ही मात्रा में ऐड होता है। आप कंपोजिशन जरूर पढ़ा करिए किसी भी मेडिसिन को खाने से पहले। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा पेन रिलीफ। याद रखना बेटा जो हमारा मॉर्फिन होता है वो कहाँ यूज किया जाता है मैम? मॉर्फिन का यूज किया जाता है सीवियर पेन के रिलीफ के लिए। बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन जब होता है तो एज अ पेन किलर आप किसको लेते हो मैम? हम एज अ पेन किलर किसको लेंगे? मॉर्फिन को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेन रिलीफ। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट अ टर्पीन? इनमें से कौन एक टर्पिन्स नहीं है? बेटा टर्पिन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्पिन पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्पिन का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्पिन उनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के गलती से भी मत जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट अ टर्पिन? इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है बच्चा जो आपका टर्पिन नहीं है? लाइमोनिन, मायरसिन, क्विनीन या फिर पाइनिन, कौन है जो एक टर्पिन नहीं है? तो जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा क्विनीन। क्यों भाई? क्योंकि क्विनीन एक एल्केलॉइड है। क्या है मैम? ये एल्केलॉइड है, नॉट अ टर्पिन। याद रखिएगा टर्पिन्स आर अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि हमें एसेंशियल ऑयल्स ऑफ प्लांट्स में मिलता है, जबकि ये जो हमारे पास क्विनीन हो गया ये तो एल्केलॉइड हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्विनीन। नेक्स्ट आ जाओ। विच टर्पेन इज कॉमनली फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स? सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई, इन सिट्रस फ्रूट्स में कौन सी टर्पीन पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बन सकता है। यहाँ पे जो पाई जाती है वो होती है लाइमनीन। क्या होती है मैम? लाइमनीन। देखना लाइमनीन इज अ टर्पेन फाउंड इन द राइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब बेसिकली इसके सिट्रस जो खट्टापन होता है ना इसमें, वो खट्टापन आने का रीजन ही यही होता है। इसमें जो खट्टापन आता है सिट्रस फ्रूट्स में, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो टर्पीन होती है वो लाइमोनिन होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। Which of the following alkaloids has the highest medical importance for treating pain? वही आ गया आपकी, बस स्टेटमेंट अलग है। इनमें से कौन से एल्केलॉइड्स, लेकिन एल्केलॉइड्स पूछा है, कौन से एल्केलॉइड्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पेन रिलीवर के लिए? एज अ पेन किलर किस एल्केलॉइड का सबसे ज्यादा यूज करेंगे? तो मैम आप बता चुके हो मॉर्फिन का। एज अ पेन किलर जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है मैम वो है हमारे पास मॉर्फिन। क्या करेक्ट आंसर होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा मॉर्फिन। नेक्स्ट आ जाइए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन्स? टर्पीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या ये सिंपल चेन वाले होते हैं? क्या लीनियर चेन होती है? क्या मल्टीपल आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं या फिर आपका एरोमेटिक होता है? तो देखो जो तुम्हारे पास टर्पिन्स होते हैं बेटा वो मल्टीपल आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जो कि 5 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में ज्वाइन होते हैं, बहुत अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। विच एल्केलॉइड इज यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ
अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर, एडीएचडी के लिए कौन से एल्केलॉइड का यूज किया जाता है एज अ स्टिम्युलेंट? निकोटिन का, कोकेन का, क्विनीन का, मॉर्फिन का? आप कमेंट में बताओ कि व्हाट इज एडीएचडी। एडीएचडी क्या होता है ये कमेंट में बताओ। इसमें किस एल्केलॉइड का यूज किया जाता है वो मैं बताऊंगी, और वो है बेटा निकोटीन। सुनना ध्यान से, निकोटीन की स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और इट इज समटाइम्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडीएचडी एज इट इंक्रीज द डोपामीन लेवल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में डोपामीन लेवल्स को बढ़ाने का काम करता है। डोपामीन क्या होता है ये भी कमेंट में बता दो। बताओ व्हाट इज डोपामीन, कमेंट करो व्हाट इज डोपामीन। तो ब्रेन में डोपामीन के लेवल को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। दैट इज व्हाई हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं मैम? निकोटिन का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइसोप्रीन इन टर्पीन फॉर्मेशन? बेटा टर्पीन फॉर्मेशन में आइसोप्रीन का क्या फंक्शन है? क्या ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसा काम करेगा, यानी कि टर्पीन्स को बनाने के लिए जो बेसिक फाउंडेशंस होते हैं, या फिर मैम ये ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल में ऐड करेगा, या फिर मैम ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के जैसा काम करेगा, या फिर मैम ये नाइट्रोजन रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा? तो सुनना ध्यान से, आइसोप्रीन यूनिट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने बताया था टर्पीन बहुत सारी रिंग से मिलकर बनता है, तो जो आइसोप्रीन होते हैं बेटा वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट मिलकर टर्पीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे आइसोप्रीन मिलेंगे और मिलकर टर्पीन का फॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ हॉफमैन्स एक्सॉस्टिक मिथाइलेशन? हॉफमैन एक्सॉस्टिक मिथाइलेशन का फीचर अभी बताया था, बस स्टेटमेंट अलग हो गई। मिथाइलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स टू फॉर्म क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ऑप्शन भी अलग हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम टू सेम। हाइड्रोक्सिलेशन, रिडक्शन या साइक्लाइजेशन? मैम सीधी सी बात है, मिथाइलेशन करता है वो। आप कुछ भी लिख दो स्टेटमेंट में, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना पता है हॉफमैन एक्सॉस्टिक मिथाइलेशन का काम होता है मैम मिथाइलेशन करना, यानी ये क्या करेगा? मिथाइलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ निकोटीन? अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति निकोटीन ले रहा है तो उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होने वाला है? स्टिमुलेंट के जैसा बिहेव करेगा, डिप्रेसेंट के जैसा बिहेव करेगा, एनाल्जेसिक के जैसा बिहेव करेगा, या एंटीपायरेटिक हो जाएगा? तो देखो ये आपका जो है एक स्टिमुलेंट के जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि मैम ये एक स्टिमुलेंट, इसमें स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं, इसमें स्टिमुलेटिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो देखो निकोटीन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ डोपामिन, ऑब्वियस सी बात है डोपामिन का रिलीज होगा ब्रेन में, मेकिंग इट अ स्टिमुलेंट दैट इंक्रीजेस अलर्टनेस और अटेंशन। एकदम से व्यक्ति बहुत अलर्ट हो जाता है, बहुत अटेंटिव हो जाता है, राइट? तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? ये जो हमारे पास निकोटीन है ना, ये एज अ स्टिमुलेंट बिहेव करेगा। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। 15th क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एल्केलॉइड्स? बेटा एल्केलॉइड्स का की स्ट्रक्चरल फीचर इनमें से क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है, डबल बॉन्ड? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा मैम, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होते हैं। तो देखो जितने भी एल्केलॉइड्स होते हैं बेटा, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। याद रखना, कोई भी एल्केलॉइड्स आ जाए, कोई सा भी एल्केलॉइड्स आ जाए, इसमें क्या होता है मैम? यहां पर सबसे पहली बात तो एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, और हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्यों? क्योंकि मैम यहां पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है मैम? यहाँ नाइट्रोजन की प्रेजेंस जो है वो मैंडेटरी है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केलॉइड विद मेडिसिनल इंपॉर्टेंस फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन? अगर हाइपरटेंशन है यानी आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं एज एन एल्केलॉइड? कोकेन का, क्विनीन का, रेसरपिन का, या मॉर्फिन का? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है मैम। रेसरपिन का यूज करते हैं। कोकेन का तो किसी सूरत में नहीं करेंगे, मॉर्फिन का भी नहीं, क्योंकि एंटी स्टिमुलेंट होता है। तो मैम क्विनीन बचा और रेसरपिन बचा, तो करेक्ट आंसर होगा रेसरपिन। देखिए जी, रेसरपिन आपका एक एल्केलॉइड होता है जिसका यूज किया जाता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ये आपका ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आप रेसरपाइन लोगे तो ये ब्लड प्रेशर को काफी ज्यादा कम कर देता है बाय डिप्लेटिंग
by depleting catecholamines in the central nervous system। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कोकेन? भाई अभी करवाया था, थोड़ी देर पहले करवाया था, बता दो। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, बता दीजिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कोकेन? मैम कोकेन का सोर्स क्या होता है? तो बेटा जो कोकेन का सोर्स होता है दैट इज योर कोका प्लांट। कोकेन का सोर्स क्या होंगे मैम? जो कोकेन का सोर्स हो गया वो होगा कोका प्लांट। तो ऑप्शन क्या हुआ मैम? करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टर्पेन्स इन प्लांट्स? बेटा प्लांट्स में टर्पेन्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? क्या ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करते हैं अगेंस्ट हर्बीवोर्स, टू एड इन फोटोसिंथेसिस, या फिर टू रेगुलेट ग्रोथ, या फिर टू स्टोर एनर्जी? क्या आपका पहला फंक्शन है टर्पेन्स का प्लांट्स में? तो सुनना, terpene in plants serve as the defense mechanism against herbivores pathogens and insects due to their strong odor and toxicity। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? जो करेक्ट आंसर हमारे पास होना है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फोटोसिंथेसिस, रेगुलेट ग्रोथ या स्टोर एनर्जी, इनमें से किसी भी जगह पे आपका टर्पिन का यूज नहीं किया जाता है ना। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी जस्ट बताया था। क्या होते हैं बेटा? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? निकोटिन का, क्विनीन का, मॉर्फिन का या रेसरपिन का? रेसरपिन का तो किसके लिए करते हैं मैम? अभी आपने बताया था हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन बोले तो हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है तब मैम आप यूज करोगे रेसरपिन का। अब बता दो जरा मलेरिया के लिए किसका यूज करते हैं मैम? क्विनीन का। थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था हमने। किसका यूज करेंगे मैम? क्विनीन का यूज करा जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास होना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द आइसोप्रीन रूल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेन्स? यहां से सवाल बनने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। आइसोप्रीन रूल का क्या रोल होता है टर्पीन्स के क्लासिफिकेशन में? मैंने पहले ही बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन प्लीज कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जी, आइसोप्रीन रूल का क्या रोल होता है टर्पीन के क्लासिफिकेशन में? क्या ये नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है? क्या ये कलर ऑफ टर्पीन बताता है? क्या ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ टर्पेन बताता है? या फिर ये केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ टर्पेन बताता है? तो सुनो, ये बताता है तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन एटम। आइसोप्रीन से ही तो हमें पता चलता है, ये तो फंडामेंटल ब्लॉक ही, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना ये, इन्हीं से तो हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मैम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो आइसोप्रीन रूल है वही हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम टर्पेन्स में होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल टर्पेन्स? सभी टर्पेन्स के लिए सबसे कॉमन फीचर क्या होता है? तो देखो, टर्पेन्स आर मेड फ्रॉम मल्टीपल आइसोप्रीन यूनिट। बहुत सारी यूनिट जो होती हैं आइसोप्रीन की, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के जैसा काम करती हैं। और जब बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट मिल जाती हैं तो कंबाइन होके बेटा बहुत अलग अलग वे में कंबाइन होती हैं और अलग अलग हमारे पास टर्पेन बनाती हैं। तो क्या आंसर करेक्ट होगा? दे आर मेड ऑफ मल्टीपल आइसोप्रीन यूनिट। बिल्कुल सही बात है। सारी टर्पेन्स के लिए तुम नहीं बोल सकते कि ये एरोमेटिक है, तो ये तो गलत है। ना ही सारी की सारी फंक्शन टर्पेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैरी करती हैं, तो ये भी गलत है। लेकिन जितनी भी टर्पेन होती हैं वो सब की सब बनी होती हैं आइसोप्रीन से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोटर्पेन? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है मोनोटर्पेन का? तो सुनना, लाइमोनिन हो गया, पाइनिन हो गया, माइक्रीन हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे मैम मोनोटर्पेन्स हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एल्केलॉइड इज यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक? लोकल एनेस्थेटिक के रूप में आप इसमें से किस एल्केलॉइड का यूज कर सकते हो? कोकेन का, मॉर्फिन का, क्विनीन का या निकोटिन का? तो आप यहां पर यूज कर सकते हो किसका? आप यहां पर यूज कर सकते हो बेटा कोकेन का। किसका यूज कर सकते हैं? कोकेन इज यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक नर्व कंडक्शन। बट मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम कोकेन का यूज नहीं कर सकते, जहां तक मुझे लग रहा है। आई एम हैविंग सम डाउट इन दिस क्वेश्चन। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरा क्लियर करना, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में क्लियर करना कि इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए। मुझे कोकेन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि 23 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है जी,
मैं भी आपको फिर वहां पे बताती हूँ। इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ निकोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। करवा चुकी हूं सेम क्वेश्चन। मैम अगर ह्यूमन बॉडी में निकोटीन आ रहा है तो उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होगा? डिप्रेसेंट के जैसा, स्टिमुलेंट के जैसा, फिजियोलॉजिकल कोई एक्शन ही नहीं होगा, या फिर एनाल्जेसिक के जैसा। मैम करवा चुके हो आप, ये एज अ स्टिमुलेंट बिहेव करता है क्योंकि इसमें स्टिम्युलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ मॉर्फिन। मैम बता दीजिए जरा मॉर्फिन का नेचुरल सोर्स क्या होता है? बहुत इजी है, ओपियम पॉपी। पहला क्वेश्चन ही यही था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो मॉर्फिन होता है वो कहां से मिलता है हमें? मैम मॉर्फिन मिलता है हमें ओपियम पॉपी से। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है यार, ये तो बस याद रिमेंबर करने वाली चीजें हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ, व्हाट इज द मेन मेडिकल यूज ऑफ क्विनीन। बेटा क्विनीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज क्या है? मैम आप बहुत बार बता चुके हो। क्विनीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मैम मलेरिया ट्रीटमेंट में। सबसे ज्यादा रोल किसमें है मैम? मलेरिया ट्रीटमेंट में क्विनीन का सबसे ज्यादा खास रोल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मैम? बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायटर्पिन। मोनोटर्पिन का हमने देखे थे कितने सारे एग्जाम्पल्स। अब बता दीजिए जरा डायटर्पिन का एग्जाम्पल क्या होने वाला है। तो देखो लाइमनिन तो बिल्कुल नहीं, विटामिन ए नहीं, मायरसिन बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर होगा बेटा रेटिनॉल। तो जो रेटिनॉल होता है वो क्या होता है मैम? रेटिनॉल हमारे पास एक डायटर्पिन के जैसे हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। 28 पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्पिन इन प्लांट्स। अभी कह रहा था प्लांट्स में टर्पिन का क्या फंक्शन है मैम? दे एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हार्बीवोर्स एंड पैथोजेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम? ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइसोप्रीन इन द टर्पिन फॉर्मेशन। आइसोप्रीन का क्या काम है मैम? ये तो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। तो मैम हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इट सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर मेडिसिनल यूज ऑफ निकोटीन। मैम निकोटीन का मेजर मेडिसिनल यूज बता दीजिए। तो निकोटीन का क्या है? स्मोकिंग सेसेशन एड। किसी को बेटा अगर स्मोकिंग की आदत है, आपके किसी दोस्त को या आपके जानने में किसी को, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जिसका यूज करते हैं बेटा वो क्या है मैम? उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो है निकोटीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मोकिंग सेसेशन एड। ठीक है जी। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेस्क्विटर्पिन। मोनोटर्पिन देख लिया, डायटर्पिन देख लिया, सेस्क्विटर्पिन। तो बताओ जी सेस्क्विटर्पिन क्या होता है? सेस्क्विटर्पिन का एग्जाम्पल है फार्निसिन। यानी फार्निसिन क्या है मैम? फार्निसिन जो है वो हमारे पास सेस्क्विटर्पिन का एग्जाम्पल है। और ये सब तुम किसमें पढ़ोगे? ये सब कुछ तुम पढ़ोगे क्लासिफिकेशन में, जो मैं बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग में बोल चुकी थी कि पढ़ना जरूरी है। सबसे ज्यादा सवाल वहीं से बनते हैं। पढ़ लेना कि क्लासिफिकेशन क्या है, टर्पिन्स का यूज कहां किया जाता है। ठीक है जी, बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एल्केलॉइड्स। इनमें से क्या एल्केलॉइड्स का फीचर नहीं है? दे कंटेन नाइट्रोजन। मैम ये तो सही बात है, ये तो है। दे आर जनरली टॉक्सिक इन स्मॉल अमाउंट्स। दे आर फाउंड इन ओनली अ फ्यू प्लांट स्पीशीज। या दे हैव अ स्वीट टेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दे हैव अ स्वीट टेस्ट। बेटा एल्कोहल का जितना भी एल्कोहल्स होते हैं, जितने भी एल्केलॉइड्स होते हैं वो जनरली बिटर होते हैं टेस्ट में। स्वीट तो कैसे ही हो सकते हैं यार। एंड दे कंटेन नाइट्रोजन इन देयर रिंग स्ट्रक्चर। बेसिक होते हैं, जो भी बेस होगा वो बिटर होगा टेस्ट में। तो जितने एल्केलॉइड्स होते हैं बेटा वो टेस्ट में बिटर होते हैं, स्वीट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जितने एल्केलॉइड्स होते हैं बेटा वो स्वीट टेस्ट के बिल्कुल नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं मैम? वो बिटर टेस्ट के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम जो उनका नेचर है ना वो बेसिक है। कैसा नेचर है उनका मैम? उनका नेचर है बेसिक। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। बेटा एल्केलॉइड्स के आइसोलेशन, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एल्केलॉइड्स के आइसोलेशन करने के लिए, यानी एल्केलॉइड्स को आइसोलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है बताइए?
तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बेटा इसका जो है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सुनना, solvent extraction is commonly used for isolating alkaloids where the alkaloid is extracted using an appropriate solvent। एक proper solvent लिया जाता है, उसके थ्रू हर alkaloids को हम separate out करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सब्लिमेशन के थ्रू नहीं करते, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं यूज होता, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है विच एल्केलॉइड यूज्ड टू ट्रीट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मतलब जैसे कि आप लोग गाड़ी से कहीं जा रहे हो, फोर व्हीलर से कार से कहीं जा रहे हो और ज्यादा देर आप कार में बैठ नहीं पाते हो, आपको बहुत मोशन सिकनेस होने लगती है, या कहीं बहुत दूर का सफर नहीं तय कर पाते हो, उल्टी टाइप का आने लगता है, सर घूमने लगता है, उसको हम कहते हैं मोशन सिकनेस। तो बेटा मोशन सिकनेस को दूर करने के लिए कौन से एल्केलॉइड का यूज करते हैं? हो सकता है तुम लोगों में से किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मैम मोशन सिकनेस के लिए हम हाइसोस्कीन का यूज करते हैं। तो हाइसोस्कीन को हम स्कोपोलामीन भी बोलते हैं, कैसे नाम है यार इनके, हाँ देखो हाइसोस्कीन को हम स्कोपोलामीन भी बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है मैम मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि वॉमिटिंग या नोजिया को कंट्रोल करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइसोस्कीन करेक्ट आंसर होने वाला है। Which of the following is the source of hygrine? हाइग्रीन का सोर्स क्या होता है? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है मैम, कोका प्लांट। हाइग्रीन कहाँ मिलता है मैम? कोका प्लांट में। इसके अलावा कोका प्लांट किसका सोर्स है जरा बता दो? कोकेन का मैम, सिंपल। ठीक है जी, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज्ड ऑफ टर्पिन्स इन फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री? फ्रेग्रेंस यानी बहुत बढ़िया बढ़िया स्मेल्स, खुशबू की इंडस्ट्री में, फ्रेग्रेंस की इंडस्ट्री में आपकी जो टर्पिन्स होती हैं वो क्या रोल निभाती हैं? क्या ये प्रिजर्वेटिव के जैसे बिहेव करती हैं, या नेचुरल सोर्स देती है फ्रेग्रेंस का, या इनहेंस करती है उनकी शेल लाइफ, या टॉक्सिसिटी को कम करने का काम करती है? तो ये बेटा एक नेचुरल सोर्स प्रोवाइड करती हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी टर्पेन्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं मैम? हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल से, एसेंशियल ऑयल से। उनकी खुद की अपनी एक बेसिकली नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है। तो प्लांट इंडस्ट्री हो या फिर आपकी खुशबू वाली इंडस्ट्री हो, एज एन आपकी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री हो, उन सभी जगह पर जितनी भी टर्पेन्स होती हैं वो नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेग्रेंस देने का काम करती है। तो ये यहाँ पर एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेग्रेंस बिहेव करती हैं। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टर्पेन्स प्रोवाइड अ नेचुरल सोर्स ऑफ द फ्रेग्रेंस। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीन यूनिट? आइसोप्रीन यानी जो हमारा फाउंडेशन है, बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C5H8। 5 कार्बन की रिंग होती है। मैंने शुरू में तुमको बताया था आइसोप्रीन 5 कार्बन की यूनिट होती है, C5 के साथ में H8 होते हैं हमारे पास, ये होती है आइसोप्रीन। तो याद रखिएगा आइसोप्रीन हमारे पास क्या हो गई मैम? C5H8। इसमें तो 10 कार्बन हो गए, बिल्कुल नहीं, 15 कार्बन कैसे आइसोप्रीन हो सकता है यार? 20 कार्बन कैसे हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा C5H8 यानी दिस इज योर आइसोप्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायटर्पिन? इनमें से बता दो बेटा कौन सी एक डायटर्पिन है? रेटिनॉल, लाइमोनिन, फार्निसीन या फिर पाइनिन? मैम डायटर्पिन है रेटिनॉल। याद करिए, आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था रेटिनॉल क्या होती है मैम? रेटिनॉल हमारे पास एक डायटर्पिन होती है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड इज द स्टिम्युलेंट? इनमें से कौन सा एल्केलॉइड स्टिम्युलेंट है? अब ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, बताना ही नहीं चाहिए मुझे। मॉर्फिन, क्विनिन, कोकेन या निकोटीन? बताओ जी। मैम निकोटीन। निकोटीन कैसा होता है? निकोटीन में बहुत ही ज्यादा स्टिम्युलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है मैम? यहाँ पर स्टिम्युलेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा निकोटीन। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ? जो अक्सर मुझे हो जाता है, तो कफ के ट्रीटमेंट के लिए किस एल्केलॉइड्स का यूज किया जाता है? मॉर्फिन, क्विनिन, कोडीन या कोकेन? सीधी सी आंसर है कोडीन। कोडीन बेटा कफ सप्रेसेंट होता है, कफ को कम करने का काम करता है और वर्क करता है बाय अफेक्टिंग द सिग्नल्स इन द ब्रेन दैट ट्रिगर द कफ रिफ्लेक्स। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? कोडी। ठीक है जी। क्विनिन का यूज तो मैम आपने बता ही दिया किसके लिए करते हैं, और मॉर्फिन या कोकेन तो हम भैया लेंगे नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या ही बचा? कोडीन ही बचा। आगे आ जाओ, विच एल्केलॉइड इज कॉमनली यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक? लोकल एनेस्थेटिक ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या होता है, कमेंट करिए। व्हाट इज अ लोकल एनेस्थेटिक? कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ आइसोप्रीन रूल? ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आइसोप्रीन रूल का क्या काम होता है मैम?
ये जो है टर्पिन्स और ऑल एरोमेटिक टर्पिन्स कंटेन ऑक्सीजन, टर्पिन्स आर कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। सीधी सी बात है मैम, इसका आंसर आपके सामने है। जितने भी टर्पिन्स होंगे ना मैम वो किससे मिलकर बने होंगे मैम, जितने भी टर्पिन्स हैं वो सारे के सारे C5H8 यानी आइसोप्रीन फंडामेंटल ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ निकोटीन। इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकोटीन का फॉर्मूला क्या होता है, C10H14 एंड नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, करेक्ट आंसर होगा हमारे पास C10H14 नाइट्रोजन। ये क्या होता है मैम, ये हमारे पास होता है निकोटिन। 10 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है। व्हाट इज दिस मैम, दिस इज योर निकोटिन। ठीक है जी, 10 कार्बन की रिंग, 10 कार्बन बोले तो 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर बनाते हैं इसको। ठीक है जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ निकोटिन ऑन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में निकोटिन का इफेक्ट बेटा कितनी बार बता चुकी हूं, एक ही बार कितनी बार बता चुकी हूं मैम, स्टिम्युलेंट। निकोटिन कैसा बिहेव करता है मैम, ये एज अ स्टिम्युलेंट बिहेव करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ क्विनीन। बता दीजिए क्विनीन कहां से मिलता है मैम, चिंचोना ट्री से। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ आगे, व्हाट इज द रोल ऑफ टर्पिन इन प्लांट डिफेंस। प्लांट डिफेंस में इसका रोल क्या है, दे स्टोर एनर्जी नहीं, दे इंक्रीज प्लांट ग्रोथ गलत, फोटोसिंथेसिस गलत, दे रिपेल हर्बीवोर्स बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, टर्पिन्स जो है वो प्लांट में हर्बीवोर्स से रिपेल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायटर्पिन। हम पढ़ चुके हैं, फिर से बता दो व्हाट इज द डायटर्पिन। मैम डायटर्पिन आपका हो जाएगा विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी बोल सकते हैं। तो या तो विटामिन ए बोल दो या तो रेटिनॉल बोल दो, क्या बोलता है ये मैम, ये जो है वो एक तरीके का आपके पास डायटर्पिन होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इट्स स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज इन टोबैको प्रोडक्ट्स। बता दो जी, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं लगनी चाहिए मैम, सीधी सी चीज है निकोटिन। निकोटिन मेन एल्केलॉइड होता है टोबैको का एंड इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट। कैसा एक्ट करता है मैम, ये स्टिमुलेंट के जैसा आप एक्ट करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एडिक्टिव प्रॉपर्टी। दैट इज वाई जो टोबैको खाते हैं वो खाना अक्सर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, निकोटिन काफी ज्यादा टोबैको प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ क्विनीन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विनीन का इंपॉर्टेंट मोलेकुलर फॉर्मूला बता दो बेटा। इसका मोलेकुलर फॉर्मूला होता है C20H24 N2 और O2। क्या फॉर्मूला हो गया मैम, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। जो क्विनीन होता है वो 20 कार्बन से मिलकर बना होता है, 2 नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन और 24 हाइड्रोजन यहां होते हैं। ठीक है जी आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिन। देखो फिर क्लासिफिकेशन से सवाल आया है, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। बता दो, सीधा सीधा क्लासिफिकेशन से सवाल आ गया, सीधा सीधा। तो जब आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, सेस्क्विटर्पिन, ट्राइटर्पिन, टेट्राटर्पेनोइड्स बहुत सारे होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, यस। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस और यहीं पर हमारी इस सीरीज का भी बेटा दी एंड होता है। मुझे बहुत मजा आया आप सभी बच्चों के साथ को पढ़ाने में, आप सभी बच्चों के साथ क्वेश्चन करने में मुझे बहुत मजा आया और सच बताऊं तो मुझे आप सबसे बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। अब आप जितने भी बच्चे हैं आप लोग मुझे बताइए आप लोगों का आगे का क्या क्या प्लान है। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी आपकी आगे की प्रॉपर मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करूं। और बहुत ही जल्दी एक वीडियो आने वाली है कि BSc के बाद आगे क्या, उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अपनी जो भी आप लोग करने वाले हो, जो भी आपका डिसीजन होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मैं पर्सनली आप सभी के कमेंट्स रीड करूंगी। और अभी रिसेंट वीडियोस पर जितने भी बच्चों ने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उन सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक्सेप्ट माय रिगार्ड्स एंड अपोलोजाइज फॉर एनी मिस्टेक। हमारी ये सीरीज सक्सेसफुली खत्म हो गई है। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद SRBSC क्लासेस एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।
for your upcoming exams and for your future. Thank you.